लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना जब भी सुनाई देता है, आंखें नम हो जाती हैं। ये गाना उन सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हम ऐसे ही एक संघर्ष की कहानी को और गहराई से समझेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कारगिल युद्ध की, एक ऐसी लड़ाई जो धोखे और विश्वासघात की परछाई में हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर लड़ी गई थी। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे हिमालय से आई उस चौंकाने वाली खबर के बारे में। फिर देखेंगे कि बदले की भावना के बीज कैसे बोए गए। शांति वार्ता और युद्ध की योजनाओं का वो दोहरा खेल समझेंगे। फिर देखेंगे भारत का जबरदस्त पलटवार, बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई वो मुश्किल लड़ाइयां, और आखिर में बात करेंगे जीत और उसके कड़वे नतीजों की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक खबर से जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। ये सब शुरू हुआ ताशिन नामग्याल नाम के एक आम चरवाहे से। वो अपनी खोई हुई याक को ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने दूरबीन से देखा तो उन्हें पठानी सूट पहने कुछ लोग हथियार लेकर बंकर बनाते हुए दिखे। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने फौरन इसकी खबर भारतीय सेना को दी। शुरू में तो सेना को भी लगा कि ये कुछ मुजाहिदीन होंगे जिन्हें आसानी से खदेड़ दिया जाएगा, लेकिन 5 मई को जब पाकिस्तानी सेना ने भारत के गोला बारूद के डिब्बों पर ही हमला कर दिया तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना का एक सोचा समझा हमला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये घुसपैठ अचानक हुई क्यों? इसके पीछे दशकों पुरानी दुश्मनी की एक लंबी कहानी है। इसकी जड़ें समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। 1971 की हार और 1984 में सियाचिन का भारत के कंट्रोल में आ जाना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी हार थी। फिर 1998 में दोनों देश न्यूक्लियर पावर बन गए, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, युद्ध से ठीक पहले फरवरी 1999 में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर साइन किए गए थे। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक शख्स थे, जनरल परवेज मुशर्रफ। उनके दिल में 1971 की हार का बदला लेने की आग जल रही थी। और जैसे ही वो 1998 में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बने, उन्होंने इस बदले को हकीकत में बदलने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया, ऑपरेशन बद्र। अब आता है इस कहानी का सबसे नाटकीय हिस्सा। एक तरफ शांति की बातें हो रही थीं, तो दूसरी तरफ पीठ पीछे युद्ध की तैयारी चल रही थी। ये दोहरा खेल कितना चौंकाने वाला था, सोचिए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति का पैगाम लेकर बस से लाहौर गए, और दूसरी तरफ जनरल मुशर्रफ चोरी छिपे कारगिल पर कब्जा करने का प्लान बना रहे थे। उनका असली मकसद था नेशनल हाईवे 1A को काटना, ताकि लद्दाख और सियाचिन में भारतीय सेना की सप्लाई लाइन ही बंद हो जाए। जब इस धोखे का पता चला तो भारत का जवाब भी जबरदस्त, व्यापक और पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड था। भारत ने एक साथ समझिए 3 मोर्चों पर जवाब दिया। जमीन पर सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, आसमान से एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत पाकिस्तानी ठिकानों पर बम बरसाए, लेकिन एक सख्त हिदायत के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करना है। और समुद्र में नेवी ने ऑपरेशन तलवार चलाकर कराची के पास समुद्री रास्ते ब्लॉक कर दिए, ताकि पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बनाया जा सके। अब बात करते हैं असल लड़ाई की, जो दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक बैटलफील्ड्स में से एक पर लड़ी गई। जरा सोचिए, हमारे सैनिकों को सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि कुदरत से भी लड़ना पड़ रहा था। 17,000 फीट की ऊंचाई, -15 डिग्री का तापमान और हवा में ऑक्सीजन की भारी कमी। इन लगभग 90 डिग्री की सीधी चट्टानों पर चढ़ाई रात के अंधेरे में करनी पड़ती थी, क्योंकि दिन में ऊपर बैठा दुश्मन आसानी से निशाना बना सकता था। और इस पूरे युद्ध में एक लड़ाई ऐसी थी जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, तोलोलिंग की लड़ाई। दुश्मन बहुत स्ट्रेटेजिक ऊंचाई पर बैठा था और वहां से लगातार भारी गोलीबारी कर रहा था। कई कोशिशें नाकाम हुई, हमें भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन भारतीय सेना ने हार नहीं मानी और आखिर में 13 जून को तोलोलिंग पर तिरंगा लहरा दिया। इस युद्ध ने हमें कई हीरो दिए, और उन्हीं में से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें उनके साथी शेर शाह के नाम से जानते थे। जब उन्होंने पॉइंट 5140 पर कब्जा किया तो जीत के बाद उनका रेडियो पर दिया गया सिग्नल इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, ये दिल मांगे मोर। एक और ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी है सिर्फ 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की। टाइगर हिल की लड़ाई में उन्हें 15 गोलियां लगीं, लेकिन उसके बावजूद वो दुश्मन के बंकर तक रेंगते हुए गए और उसे एक ग्रेनेड से तबाह कर दिया, जिससे उनके साथियों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया।
तो अब हम पहुंचते हैं युद्ध के आखिरी दौर में, जहां मैदान पर मिली जीत के साथ साथ डिप्लोमेटिक दबाव ने भी अपना काम किया। तो जैसे जैसे भारतीय सेना एक के बाद एक चोटी जीत रही थी, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा था। किसी भी देश ने उसका साथ नहीं दिया। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी नवाज शरीफ को साफ साफ कह दिया कि उन्हें अपनी सेना वापस बुलानी होगी। आखिरकार सैन्य हार और जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा। 26 जुलाई 1999 को युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। आज हम इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत ने अपने 527 वीर जवान खो दिए और युद्ध के कुछ ही महीनों बाद जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली, जिससे यह साफ हो गया कि यह युद्ध उनकी अपनी महत्वाकांक्षा का नतीजा था। इस युद्ध ने भारत की रक्षा नीतियों को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। युद्ध के बाद देश ने अपने नायकों को सलाम किया। 4 बहादुरों को भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। इनमें कैप्टन विक्रम बत्रा मरणोपरांत और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव भी शामिल थे। और आखिर में कारगिल युद्ध हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इसने ये तो साबित कर दिया कि 2 न्यूक्लियर पावर वाले देशों के बीच भी एक पारंपरिक यानी लिमिटेड युद्ध हो सकता है, पर इसकी असली कीमत क्या है? उन सैनिकों की जानें, उन परिवारों के आंसू और वो भरोसा जो हमेशा के लिए टूट गया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना उतना ही जरूरी है जितना 1999 में था।